हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन हेलोजन कंपाउंड्स है ना, उनकी जो सीरीज चल रही थी उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने डीडीटी और बीएचसी को डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और थर्ड जो पार्ट था उसमें फ्रियोन और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उनको डिस्कस अपन ने कर लिया था। आज ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने के लिए मैंने कहा था आपको कि एक लास्ट वीडियो और बचा है जिसके अंदर अपन कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आज, उन सब का पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल है, तो इसमें लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू आता है कि एग्जाम जो है उसमें आप लैंग्वेज सेट नहीं कर पाते, खुद की लैंग्वेज बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैं आपको इस जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, फिर उसको जो है आप कॉपी में राइट कर लें, बाद में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है अपने पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं? तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि किसी भी लाइट है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्यों होती है इस चीज की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने पास जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब ट्यूबलाइट से, बल्ब से जो लाइट अपन को मिल रही है वो जो लाइट होती है वो होती है ऑर्डिनरी लाइट, मतलब सामान्य होती है, साधारण होती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मोनोक्रोमिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमिक लाइट, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो सब तरफ जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब अपन को उस लाइट को किसी ऑब्जेक्ट में ले जाना होता है तो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर पास करवाना होता है। तो ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अपने पास जो थी वो थी कि उसको एक ही डायरेक्शन में चेंज करने के लिए जो है अपन उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये मोनोक्रोमिक लाइट है जिसमें लाइट जो है उसकी डायरेक्शन अलग अलग डिफरेंट साइड में जा रही है। ये आप बल्ब से या ट्यूबलाइट से, मतलब आप तो बल्ब मान के चलो इसको कि बल्ब से अपन क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज एपरेटस जो है वो कौन सा होता है? तो आपको इसका नाम बोलना पड़ता है नाइकोल प्रिज्म। क्या बोलना पड़ता है? नाइकोल प्रिज्म। ठीक है, जिसको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं ऐसे। और नाइकोल प्रिज्म में से पास कराने के बाद ये जो लाइट है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक ही तरफ हो जाती है, इसलिए एक प्लेन में हो जाती है। मतलब तो व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट या मोनोक्रोमिक लाइट पास्ड थ्रू नाइकोल प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म, ठीक है, देन द लाइट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज इन सेम प्लेन। मतलब ये काम करने के बाद जो लाइट अपन को ऑब्टेन होगी वो किसमें होगी? एक ही प्लेन में होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वैसे तो अपना टॉपिक था यहाँ तक था, लेकिन उसके आगे का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये होती है ऑब्जर्वेशन ट्यूब। मतलब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब के अंदर कोई सॉल्यूशन भरा होता है जिसका अपन को पता लगाना होता है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले आप ये समझो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना उसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पास करवाते हैं इसको। ठीक है, इसको पास करवाने के बाद एक लास्ट में एनालाइजर अपने पास होता है। एनालाइजर का मतलब होता है कि वो जो लाइट है ना वो किस तरफ रोटेट हो रही है, लाइट का रोटेशन जो है वो किस तरफ हो रहा है। अगर लाइट का रोटेशन जो है वो राइट साइड में होता, राइट साइड में होगा तब तो उसको बोलेंगे अपन डी, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो उसको बोलेंगे एल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ये भी मैं बताऊंगा आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इस तरीके से इसको डायग्रामेटिकली बताना होता है। तो 5 अपने पास यहाँ पर थिंग्स है, जैसे मोनोक्रोमिक लाइट होनी चाहिए, एक नाइकोल प्रिज्म, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ऑब्जर्वेशन ट्यूब जिसके अंदर सॉल्यूशन फिल होता है, और एनालाइजर जहां पे अपन ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका रोटेशन किस तरफ हुआ, राइट साइड में रोटेट हुई या लेफ्ट साइड में रोटेट हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो होता है कायरलिटी। कायरलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग या कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उसका पहली चीज जो है ना वो है कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है अपने पास, इसको अपन डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं एक बार। जैसे आपको ऐसा कहा जाए कि ये एक स्फीयर है, इसको अगर अपन मिरर में देखें, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर इसको देखा जाए अगर, तो प्लेन मिरर में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा कैसा दिखेगा,
इसका मतलब इसको इसके ऊपर उठा के रखे ऐसे कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ढक लेगा, ढक, और ढक लेने का मतलब हुआ सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो स्पेयर हुआ, या फिर पानी का ग्लास है अपने पास, उसको देखें, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब के सब जो है ना वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अकायरल। क्या बोलते हैं, अकायरल, मतलब जो कायरल नहीं हो। तो ये जो स्पेयर है वो क्या है, अकायरल है। लेकिन अगर इसी तरीके से आपको ऐसे कहा जाता कि कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी, या फिर हैंड जो होता है हैंड, उसको देखें अगर, तो इनको अगर मिरर में देखते हैं, मान लो हैंड के लिए बोला जाए तो थंब और ये जो है ना, ये इन दोनों को फिंगर जो है ना, इनको देखा जाए अगर, तो जब अपन इसको मिरर में देखते हैं तो ये थंब जो है वो इस तरफ दिखाई देगा और ये लिटिल फिंगर जो है वो इस तरफ दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो एक दूसरे पर मिरर इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कप के लिए आप बोल रहे हो, चाय के कप के लिए, तो उसमें डंडी जो है वो एक ही तरफ होती है, इसको आप अगर मिरर में देखोगे तो दूसरी साइड में दिखाई देगी वो, तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। ऐसे मान लो अपन इस मार्कर का एग्जांपल लें, तो इस मार्कर में ये जो ढक्कन है वो इस तरफ है, अगर मिरर में देखोगे तो ये इस तरफ दिखाई देगा, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको देखना है कि वो कायरल है कि नहीं है, तो उसका मिरर इमेज सेम नहीं बनना चाहिए, उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट में एक ही तरफ कोई चीज रहनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो आप तो। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के लिए अपन किस तरीके से बोलेंगे, तो ये तो होगा ऑब्जेक्ट्स के लिए, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन दियर मिरर इमेजेस। ठीक है, या फिर द ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज कायरल। ठीक है, और जो सुपर इम्पोजेबल फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, अकायरल। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, किसी कंपाउंड है ना, कंपाउंड, उसमें कायरलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंपाउंड जो अपने पास दे रखा होगा वो कायरल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कायरल का जो सेकंड नेम होता है ना वो होता है अनसिमेट्रिकल। इस नाम से आपको ध्यान रखना है इसको, मतलब किसी कंपाउंड के लिए अगर बोला जाए कि कायरल है कि नहीं है, तो इसका दूसरा नाम याद रखना है आपको, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कार्बन, और कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं, एक ही बात है ये। ठीक है, और अगर किसी में भी ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो होगा ऑप्टिकल एक्टिव। इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना यही होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। एक बार आपको शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो सबसे पहले कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, तो इफ all four valencies of carbon atom, if all four valencies of carbon atom satisfied by different atoms or groups, different atoms or groups। फिर बता रहा हूं मैं कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज, मतलब all four valencies, या if all four valencies of a carbon atom will be satisfied by 4 different atoms या 4 different groups, ठीक है, इज नोन एज कायरल कार्बन। ठीक, या अनसिमेट्रिकल कार्बन। इसको अगर आप मिरर में देखोगे तो मिरर में देखने पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनमें जो है वो चेंजेस आ जाएंगे, उनमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ये जो है ना, ये डी की जगह पे आ जाएगा, और डी जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, बी की जगह पर। और यहाँ पर जो स्टार बना रहा हूं मैं, स्टार कायरल कार्बन को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हुआ अपने पास। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे जनरली इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, उसका एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लैक्टिक एसिड है, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ये कायरल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कायरल या अकायरल का पता लगाना है, तो वही अनसिमेट्रिकल कार्बन देखना है। तो देखो इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। इस पे देखो, इस पे एक H, COOH, CH3 और OH, इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन है। और CH3 जो है उसमें तीनों सेम हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें अगर, तो देखो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एक ही जगह पे लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप को एक ही जगह पे, इसके सामने वाला जो ग्रुप होता है उसको नीचे, और इस तरफ है ना आप H या OH में से किसी को भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो आपके पास
जो वर्टिकल लाइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेजेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि राइट होता है तो डी लिखते हैं, लेफ्ट होता है तो एल लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपके पास जो बेस है, बेस वो है एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, अपन जो प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिस पर नहीं दे रहे हैं। कहीं आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट नंबर दे दो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से नहीं हो रहा है, यहाँ पर किससे हो रहा है, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, फिर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है लेकिन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली है। सेम टू सेम प्रायोरिटी जो आप इधर भी दे दोगे, सेम टू सेम प्रायोरिटी जो आपको इधर भी देनी है। अब ये जो वन है ना, वन से इस तरफ और इस तरफ रोटेट होके देखेंगे अपन। जैसे मान लो मैं वन से इस तरफ चल रहा हूं तो क्या क्या है हमारे पास, 1 2 4 3, 1 2 4 3, और इधर चलते इधर तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ये आता। अब देखो अगर इसको 4 को मिसिंग करते हैं अपन यहाँ पर, तो इस फर्स्ट वाले में ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर वो ज्यादा मेंटेन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑर्डर ज्यादा फॉर्म हो रहा है फर्स्ट वाले केस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें राइट साइड में है, और राइट साइड में है तो इसको डी लिखेंगे, और डी लैक्टिक एसिड होगा ये। ऐसे ही इसमें देखोगे आप, तो अगर ये डी है तो ये एल होगा, मस्त है ये। देखो यहाँ पे 1 2 4 3 वो आ रहा है, इधर से इस तरफ रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये एल लैक्टिक एसिड। अब कुछ बुक्स में आपको इस एल की जगह पे माइनस साइन लगा हुआ मिल सकता है, और ये जो डी है उसकी जगह पे प्लस साइन लगा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो अगर डी की जगह पे प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वो डेक्स रोटेटरी है, मतलब राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, और इसमें लेफ्ट साइड में हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कायरल अनसिमेट्रिकली स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन है कि जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होता है, कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कि कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। तो देखो ओनली कायरल कार्बन आने से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड जो है उसके अंदर देखो ये जो है कार्बन है वो भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, मतलब 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, 2 कायरल सेंटर्स आर देयर, मतलब 2 कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट है, और 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इनएक्टिव। उसका रीजन देखो, रीजन उसका जो रीजन है वो है, और इसीलिए जो टार्ट्रिक एसिड होता है उससे पहले मीजो टर्म लगी होती है, ऐसे लिखा होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। ये क्यों लिखा होता है, इसका मीनिंग देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से बाइसेक्ट कर दूं, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से अपन इसको बाइसेक्ट कर दें और इस पार्ट को इसके ऊपर इन्वर्ट कर दें ऐसे उल्टा, ठीक है, तो देखो ये इसको पूर्ण कंप्लीटली जो है वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा, और कवर कर लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मैंने कायरल को क्या बताया आपको, अनसिमेट्रिकल, लेकिन जब ये इसके ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। वैसे भी दिख रहा है आपको कि जहां से मैंने इसको डिवाइड किया है, जहां से मैंने ब्रेक किया है इसको, वहां पर ये दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या सिमेट्री प्लेन, या सिमेट्रिकल प्लेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब द इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट मॉलिक्यूल इन 2 सेम पार्ट्स, 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेन। तो सिमेट्रिकल प्लेन की प्रेजेंस की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर तो होता है, लेकिन कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा टार्ट्रिक एसिड। अब कोई टार्ट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ भी CH3 कर दो, तो ब्यूटेन 2,3-डाइओल वो भी क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर आप इनमें से एक OH को इस तरह कर दो, जैसे ये OH यहाँ पर कर दो, इस H को यहाँ पर कर दो, तब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछे हैं या ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछे हैं। अगर इनएक्टिव पूछे हैं तो ये बनानी है, और एक्टिव पूछे हैं तो इन दोनों OH, जैसे इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, किसी को भी एक को आपको चेंज करना होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ध्यान रखना चाहो तो जिसमें OH दोनों OH एक तरफ होते हैं, जिसमें दोनों OH एक तरफ होते हैं उसको बोलते हैं इरिथ्रोफॉर्म। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोफॉर्म। एक्स्ट्रा याद रखना चाहो आप एडिशनल नॉलेज के लिए। और जब एक दूसरे को इन्वर्ट कर देंगे, इस OH को यहाँ पे कर देंगे और इस H को यहाँ पे कर देंगे, तब इसको बोलेंगे थ्रियोज, थ्रियोफॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप। मतलब इरिथ्रो है ना, एक तरह से सिस फॉर्म हो गई। सिस का मतलब होता है एक ही साइड में, ठीक है। और थ्रियो जो है ना वो क्या हो गई, एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कायरल, स्टीरियोजेनिक, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। डी और एल भी समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर, वो ये है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव ये सब चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये जो मैंने बताया है इसी से रिलेटेड है, कुछ भी नई चीज इसके अंदर है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सब चीजें आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें इसमें लैंग्वेज की थोड़ा सा इश्यू आता है, इसलिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ इनकी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है? तो जो अपन ने अभी कहा है ना वो सारी कंडीशन इसके लिए है। द स्टीरियो आइसोमर्स विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। द स्टीरियो आइसोमर्स विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, कौन से? ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को एक सेकंड टर्म से और बोला जाता है, इनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो देखो, कायरल की डेफिनेशन पूछे, एनेंशियोमर की पूछे, ऑप्टिकल एक्टिव की पूछे, तो तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, कोई भी डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एनेंशियोमर का मतलब क्या हुआ कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और यही अपन ने कायरल में कहा है, इसके अंदर भी यही कहा है। इसके मैंने 2 पार्ट बताए अभी आपको, डेक्स रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी फुल फॉर्म है इसकी, लेवो रोटेटरी फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप राइट साइड में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या राइट। इसको बोल सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट, ठीक है। समझ गए? ये मैंने एग्जांपल बताया अभी आपको, जो लैक्टिक एसिड होता है वो, और एक टार्टरिक एसिड का बता दिया, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। अब एक छोटी सी टर्म और बची हुई है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये तो सारी एक दूसरे से इंटरलिंक थी, ठीक है। और वो होती है रेसिमाइजेशन, और इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको SN1 और SN2, वैसे तो अपन ने टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें बताया था कि SN1 रिएक्शन होती है ना, उसमें रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, और SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से फॉर्म होती है। वहां से आप उसको थोड़ा सा और पढ़ें, जिससे कि आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कि जो D और L आइसोमर्स हैं, कौन से D और L आइसोमर्स थे, उनका अगर 50% या इसमें और 50% और 50% दोनों को मिला के एक मिक्सर फॉर्म किया जाए, तो वो कौन सा मिक्सर होगा? DL मिक्सर, जिसको आप बोल सकते हो प्लस माइनस मिक्सचर। अगर D और L को इंडिपेंडेंटली लेते हैं ना, इंडिपेंडेंटली, तो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों का अमाउंट है ना सेम ले लेते हैं, सेम, तो दोनों का अमाउंट अगर सेम ले लेते हैं तो ये होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये रीजन पूछते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होता है, इनएक्टिव क्यों होता है इस चीज का, और इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो देखो सिंपल सी है, द मिक्सचर इन विच बोथ D एंड L आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब D और L है ना, उनका अमाउंट क्या हो, सेम हो, सेम, और सेम ओनली तब हो सकता है 50-50% दोनों को ले रखा हो। D को इंडिपेंडेंटली देखोगे तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये। L को इंडिपेंडेंटली देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों का अमाउंट सेम ले लिया तो एक क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब किसी भी तरफ रोटेशन नहीं होगा, किसी भी तरफ रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन किसी भी तरफ नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। और द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। आपसे पूछ सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर जो है उसके फॉर्मेशन की कोई 2 कंडीशन बताओ, कंडीशंस।
कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट जो है ना, कंडीशन फर्स्ट वो है कि अभी मैंने आपको टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल बताया था। कंडीशन फर्स्ट जो है वो है कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो जाए किसमें, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। और वो कब हो सकता है, जब उसमें सिमेट्रिकल प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको बोल सकते हो आप, या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो। क्या हो, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाता है, रेसिमी मिक्सर फॉर्म करता है। और सेकंड जो होता है ना, वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब जो कॉन्फिगरेशन था उसको उलट दिया था पढ़ने, और उलटने के बाद वो ढक लिया था, उसको सुपर इम्पोजिबल हो गया था। ठीक है, ये दो कंडीशन इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद में एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि एनएनसीओमर जो होते हैं, एनएनसीओमर उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है ना वो सेम होती है, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो एनएनसीओमर की ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब की सब वैल्यूज है ना वो क्या होती है, सेम होती है, डी और एल दोनों की। लेकिन बस एक ही प्रॉपर्टी जो है उसमें डिफर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि एनएनसीओमर जो होते हैं उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है। तो डिफरेंस होता है इनमें जो रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन है, मतलब रोटेशन का डिफरेंस होता है। एक तो रोटेट करता है किस तरफ, राइट साइड में, एक रोटेट करता है लेफ्ट साइड में। फिर एक छोटी चीज बता देता हूँ कि कोई भी कंपाउंड है वो कितना रोटेट कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, उसका मेजरमेंट किससे करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं पोलरीमीटर से। किससे, पोलरीमीटर से। ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, सब चीजें मैं आपको बता दिया मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी, कि पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहां पे सब थ्योरेटिकल चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो पोलरीमीटर होता है। ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल ऐसे भी आपको बताऊंगा, या उसमें दिए आएंगे कि जिसके अंदर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसमें कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको कायरल कार्बन से मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है कि वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हुआ था, एनएनसीओमर में क्या बोला था अपन ने कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ऐसे ही एक इसका अपोजिट और होता है जिसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। ये दे नहीं रखे, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में है नहीं है। डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो होते हैं सुपर इम्पोजेबल, जो सुपर इम्पोज होता है। ठीक है, इसका मतलब उनकी मिरर इमेज की फॉर्म नहीं होती, मतलब आइडेंटिकल मिरर इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, एक चीज और जो है मैं यहीं पर एडिशनल बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप इसको याद रख पाएंगे। जैसे मैंने कहा था भी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज होता है, वर्टिकल लाइन में चेंज नहीं होता। इसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, चाहे आज ही देख लेना, चाहे आप जब भी आप टीवी देख रहे हो तो आप टीवी को बिल्कुल फ्रंट से देखोगे, तब तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि उसके अंदर चल रहे होंगे। लेकिन आप उसको बगल में किसी ग्लास के अंदर या मिरर के अंदर देखो या ड्रेसिंग के अंदर देखो, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है ना वो जो खड़ा है वो खड़ा ही दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो आपको अपोजिट दिखाई देगी। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो राइट हैंड बैट्समैन जो है आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड बॉलर जो है ना वो लेफ्ट हैंड बॉलर दिखाई देगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, चेंज ओनली किसके अंदर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो ये था अपने पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम रही है, या ये टॉपिक जो है हमें थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं आपको उस चीज को एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो इससे रिलेटेड कुछ बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।